Welcome to the poem Enterprise by Nissim Ezekiel. निसीम एज़ेकियल द्वारा रचित कविता एंटरप्राइज में आपका स्वागत है. This is the first video on the poem. In all, we will have 3 videos on this poem. ये इस कविता का पहला वीडियो है. कुल मिलाकर इस कविता के लिए 3 वीडियोस बने हैं. First of all, let us take a look at the introduction of the poet Nissim Ezekiel. सबसे पहले हम कवि निसीम एज़ेकियल का परिचय देखते हैं. Nissim Ezekiel was born on the 16th of December 1924. निसीम एज़ेकियल का जन्म 16th December 1924 को हुआ था. He died on the 9th of January 2004 और उनकी मृत्यु 9 जनवरी 2004 में हुई थी. At that time he was about 79 years of age. उस समय उनकी उम्र लगभग 79 years थी. Nissim Ezekiel was an Indian Jewish poet, actor, playwright, editor, and art critic. He had so many credits to his personality that he was an Indian Jewish poet. That is, he had the advantages of both being an Indian and being of an Jewish origin or Jewish background. हम देखते हैं कि निसीम एज़ेकियल भारतीय यहूदी कवि थे. उनके पास दोनों तरफ के जो गुण थे, इंडियन होने के भी और यहूदी होने के, ये दोनों एज अ पोएट उनके अंदर बहुत अच्छे दिखाई देते हैं. इसके साथ ही वो एक्टर थे, एक प्लेराइट थे, नाटककार थे और एडिटर संपादक भी थे. एंड आर्ट क्रिटिक, वो कला के आलोचक भी थे. निसीम एज़ेकियल has contributed a lot to Indian poetry in English. He was awarded the Sahitya Akademi Award in 1983 for his collection Latter-day Saints by the Sahitya Akademi, India's National Academy of Letters. निसीम एज़ेकियल का भारतीय कविता लेखन में, वो जो इंग्लिश में कविताएं लिखी गई हैं, उसमें बहुत अच्छा योगदान रहा है. उन्हें 1983 में साहित्य अकादमी द्वारा एक अवार्ड दिया गया था, जो कि उनके लेखन लेटर डे सैम्स के लिए दिया गया था. एज़ेकियल हैज बीन अपलॉडेड फॉर हिज सटल, रेस्ट्रेंट and well-crafted way of writing, especially the language that he uses, because he deals with common and mundane themes in a manner that shows both the cognitive profundity as well as the realistic sensibility towards the Indian population. निसीम एज़ेकियल की सराहना होती है एक कवि के रूप में, एक लेखक के रूप में. वो इस बात के लिए होती है कि उन्होंने जो भाषा शैली अपने लेखन में प्रयुक्त की है, वो बहुत ही सूक्ष्म भी है, बहुत ही अभिव्यक्ति में मुखर भी है, और उसमें उन्होंने आम आदमी के जीवन की आम बातों को साथ में लेकर के लिखने की कोशिश की है. उससे ये भी पता चलता है इनके लेखन में
जो तत्व है, जो विषय वस्तु है, कि इनको समझ एक तरफ आम आदमी के जो साधारण सामान्य जीवन है उसकी भी समझ बहुत अच्छी है, इसके साथ ही साथ यथार्थ को लेकर के जो संवेदनशीलता होनी चाहिए वो यथार्थ भी इनकी कविताओं में बहुत स्पष्ट देखने को मिलता है। Ezekiel enriched and established Indian English language poetry through his modernist innovations and techniques, which enlarged Indian English literature, moving it beyond purely spiritual and oriental themes. नसीम एज़िकल ने जो लेखन कार्य किया है, उस लेखन कार्य में एक तरफ इन्होंने आधुनिकता को अपने लेखन में शामिल किया है, उसके साथ ही साथ इनोवेशंस को, जो नवीनीकरण हुआ है या जो नई टेक्निक्स जिन पर एक्सपेरिमेंटेशन हुआ है, उन टेक्निक्स को भी इन्होंने अपने लेखन कार्य में शामिल किया है। साथ में स्पिरिचुअलिटी को भी शामिल किया है, आध्यात्मिकता को भी शामिल किया है, और ओरिएंटल थीम्स जो इंडियन, वेस्टर्न, लोकल, ग्लोबल, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट उनका रहा है वो बहुत ही इनके लेखन कार्य में मुखर रूप से दिखाई देता है। Let us come to the poem Enterprise. First of all, let us see the first 2 stanzas of the poem, the original lines of which are, यहाँ पर हम पहले वीडियो में कविता एंटरप्राइज के पहले 2 स्टैंजास देखेंगे, जिसमें 1 से लेकर के 10 तक की पंक्तियां यहाँ शामिल की गई हैं। मूल पंक्तियां इस तरह से हैं। It started as a pilgrimage, exalting minds and making all the burdens light. The second stage explored but did not test the call. The sun beat down to match our rage. We stood it very well, I thought, observed, and put down copious notes on things the peasants sold and bought, the way of serpents and of goats. 3 cities where a sage had taught. कविता की जो पहली मूल पंक्तियां हैं उनमें कवि ने हमें ये बताया है, इट स्टार्टेड एज अ पिलग्रिमेज। ये जो हमारा पूरा प्रकरण था ये एक पिलग्रिमेज के तरह से शुरू हुआ। इट बिगैन एज अ पिलग्रिमेज, एज अ नोबल मिशन. We had a very noble sentiment when we landed upon the idea that let us move out on a pilgrimage, on a holy sojourn, on a holy tour. यहाँ पर वो बताते हैं कि बहुत ही पवित्र मन से हमने एक तीर्थ यात्रा पर जाने का प्लान बनाया. Exalting minds and making all the burdens light. Now our minds were exalted and the burdens seemed light. The challenges of the upcoming journey, they seemed very light. The reason for which was that the mission that we had planned was a very sublime one. वो बताते हैं कि जो प्लान हमने बनाया था उस प्लान में हमें किसी भी तरह की तकलीफें नहीं दिखाई दे रही थी, या जो चुनौतियां थीं वो बहुत छोटी दिखाई दे रही थीं. उसका मुख्य कारण क्या था कि हमारे सामने जो मिशन था, जो उद्देश्य था, वो बहुत बड़ा था. द सेकेंड स्टेज एक्सप्लोर्ड बट डिड नॉट टेस्ट द कॉल. नाउ ऑन द फर्स्ट step, we found that we had a very sublime thought in our minds and we began with that thought. Then came the second stage, because one by one we moved on. So the second stage, when it came, it explored but did not test the call.
जब दूसरा चरण आया तो हमें कुछ चुनौती तो हुई, लेकिन उससे हम बहुत प्रभावित या विचलित नहीं हुए. The sun beat down to match our rage. And what was the challenge of the second stage? The challenge was that the sun, it started glaring, scorching hot. The heat of the sun was at its utmost. And it was a bit parallel to our rage. Because of the heat, because of the exertion, we did feel a little bit of anger, a little bit of fury, a little bit of upsetness was there in us. But still, we were able to somehow overcome this situation. द्वितीय चरण में जब सूरज की गर्मी बहुत तीक्ष्ण हो गई और हमारा अपना भी थोड़ा सा शुरू करने के बाद का जो थकान का दौर आया, उसमें हम बहुत थोड़े से थके हुए परेशान हो रहे थे, लेकिन फिर भी हम सेकंड स्टेज को किसी भी तरह से मैच कर गए. हमने उसमें बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी. We stood it very well, I thought. And what I felt after this second experience was that the way we have handled it has been quite okay. Like I would say that I was on a self-congratulatory mode that we did not lose our temper as much as the challenge before us had stood. यहाँ निसीम एज़िकल कहते हैं कि जिस तरह की चुनौती सामने आई थी, उस चुनौती के अनुपात में हमने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी और हमने किसी भी तरह से हम विचलित नहीं हुए थे. Observed and put down copious notes on things the peasants sold and bought. Now, what we did in the second stage, we started observing things. We started taking copious notes. We started taking lengthy notes on very small issues, very small observations. And the observations were like what the peasants that we came across were selling and buying, and the ways of serpents and goats, and what were the serpents doing, what were the goats doing, how were they behaving, how were they moving. We started paying attention to all these things, and we started taking a note of all these things. निसीम एज़िकल कहते हैं कि विचलित होने के बजाय हमने छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया और हम ये देखने लग गए कि किस तरह से वहां के कृषक कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं मार्केट में, हाट में, मंडी में. क्योंकि यात्रा थी तो एक एक करके चरण बदलते जा रहे थे, तो उस समय पर जो छोटी छोटी चीजें हमारे नजर में आती जा रही थीं, उन छोटी छोटी चीजों को हमने देखना शुरू कर दिया. और उसके साथ ही साथ अगर सांप दिखाई दे रहे हैं या सांपों के चलने की कोई इंडिकेशन दिखाई दे रहा है या बकरियों का कोई इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, वो सब हमने देखना और नोट करना, अपनी डायरीज में, अपनी नोटबुक्स में नोट करना शुरू कर दिया. 3 cities where a sage had taught, and 3 cities, we came across 3 cities also where a sage had taught. Those 3 cities were famous just because they were noteworthy, just because a sage had visited that place and he had imparted some preaching over there. For that reason, those 3 cities became important to us during the pilgrimage. यहाँ पर हम 3 ऐसे छोटे छोटे शहरों से भी होकर के निकले जहां पर कोई संत आकर के अपना प्रवचन देकर के गए थे. Now let us take a look at the glossary of important words and phrases used in the first 2 stanzas. अब हम यहाँ पर important words और phrases देखते हैं पहले 2 stanzas के लिए, जिनसे हमें इन 2 stanzas को समझने में बहुत सुविधा होगी. Pilgrimage, a journey, especially a long one, made to some sacred place
as an act of religious devotion. तीर्थ यात्रा किसी धार्मिक प्रयोजन से की जाने वाली यात्रा. Exalting minds. Our minds were raised to great and lofty heights by the thought of going to a holy journey. Exalting minds का मतलब है उन्नत वैचारिक स्थिति. तीर्थ यात्रा पर जाने के विचार से हमारा मन भी उन्नत हो गया था. Making all the burdens light. When we have a lofty thought or deed before us, our inner strength too rises, and all the challenges and burdens seem to be very light and meaningless. सभी प्रकार के बोझ को हल्का हो जाना ऐसा कब होता है? जब हमारे सामने कोई महान कार्य या विचार होता है तो हमारी अंतः शक्ति बढ़ जाती है और सभी चुनौतियां और बोझ बहुत हल्के लगने लगते हैं. Explore. To travel around a place, etc., in order to learn about its surroundings and specific qualities. किसी स्थान की विशेषताओं और महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका भ्रमण करना या गहन छानबीन वाली खोज यात्रा करना. Did not test the call. Could not unnerve our efforts and inclination to move on with the intention of completing the mission of the pilgrimage. Here, Nissim Ezekiel wants to draw our attention to the fact that although we were challenged, yet we did not lose our hope or courage or the spirit with which we had begun our mission. Did not test the call का अर्थ है तीर्थ यात्रा करने के समय हमारे दृढ़ संकल्प को डिगा नहीं पाया, हमारे प्रयास और मंतव्य यथावत अग्रसर होते रहे. निसिम एज़ेकियल यहाँ हमारा ध्यान, पाठकों का ध्यान इस तरफ खींचना चाहते हैं कि जब उद्देश्य बड़ा होता है, उद्देश्य महान होता है, तो छोटी छोटी बातों से हम हतोत्साहित या विचलित नहीं होते हैं. The sun beat down. The sun was scorching hot, as if it wanted to beat their purpose. सूर्य अपनी प्रचंड गर्मी फेंक रहा था, मानो इस दल के उद्देश्य को चुनौती दे रहा हो. Rage. A feeling of violent anger that is difficult to control. To show great anger about something, especially by shouting, an explicit expression of fury. Rage का अर्थ है किसी बात पर बहुत क्रोध करना, विशेषतः चिल्लाते हुए. क्रोधोन्माद, उग्र क्रोध जिसे नियंत्रित करना कठिन हो, या रोष. We stood it very well. Initially, we faced the situation with great fortitude without getting disheartened or by the adverse and harsh climatic condition. प्रारंभ में हमने वातावरण में आए कठोर और प्रतिकूल परिवर्तन का डट कर मुकाबला किया और उससे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए. Observe, notice something carefully and feel its significance.
टेक नोट ऑफ समथिंग विद कीन इंटरेस्ट। ऑब्जर्व का अर्थ है किसी चीज को ध्यानपूर्वक देखना और उसके महत्व को समझना, किसी वस्तु अथवा स्थिति का एकाग्रचित होकर पूर्ण मनोयोग से अवलोकन करना। When these pilgrims were going on their way, they started observing everything. They started taking a note of everything. जब तीर्थयात्री जा रहे थे तो इन्होंने हर छोटी छोटी बात का, छोटी छोटी चीज का बहुत ध्यानपूर्वक अवलोकन किया था। Copious in large amounts, plentiful, bountiful, abundant. Here the poet points out that huge amount of information was being gathered about irrelevant issues. This shows how one gets diverted from the main purpose. Copious यहाँ पर ये बताने के लिए यूज किया गया है, अर्थ है इसका ढेर सारा, बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, भरपूर स्थिति में। कवि का संकेत इस ओर है कि किस प्रकार जब मनुष्य किसी विशेष उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे वो मुख्य उद्देश्य से भटक जाता है और गैर जरूरी बातों की तरफ उसका न सिर्फ ध्यान जाने लगता है बल्कि वो बहुत ज्यादा महत्व उन बातों को देने लगता है जो मुख्य धारा से हट करके होती हैं। On things the peasants sold and bought. Our conversation revolved round the daily routine activities of the area we were crossing during our pilgrimage. This is how we wasted our time and energy on unnecessary conversation. तीर्थ यात्रा के दौरान हमारा वार्तालाप सामान्य था। हम सब रोजमर्रा की गतिविधियों की चर्चा करने लगे, जैसे कि इस स्थान की पैदावार क्या है और कृषक वर्ग क्या खरीदता बेचता है। इस प्रकार हमने अपने समय और ऊर्जा व्यर्थ वार्तालाप में व्यतीत किया। We have seen in the introductory part that Nissim Ezekiel is full of realism. He talks about things in their naked realistic form. This is what we human beings do. We move on a certain path and in course of time we get deviated from the main path, from the main line. हमने परिचय में देखा था निसिम एजिकल यथार्थवादी लेखक हैं। वो यथार्थ को इतना स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमें समझ में आ जाता है कि उनका ऑब्जर्वेशन उस यथार्थ को और उसके साथ घटने वाली घटना को लेकर के कितना स्पष्ट है। यहाँ वो बताते हैं कि मनुष्य जब उद्देश्य लेकर के चलता है, एक समय होता है जब वो उस उद्देश्य के प्रति बिल्कुल सीधे सीधे सही सही रास्ते पे चल रहा होता है, लेकिन कालांतर में वो अपने उद्देश्य से थोड़ा सा भटक जाता है, मुख्य धारा से मामूली सा सरक जाता है और इस तरह से फिर उसका जो सोचने का ढंग है या उसकी जो कार्यशैली है वो मुख्य धारा से थोड़ी सी अलग होते होते बदलती चली जाती है। Serpents, a snake, especially a large one, an expression that creates an eerie feeling
in the mind of the reader. Serpent का मतलब है सांप, विशेषतः बड़ा। इस शब्द को पढ़ने से पाठक के मन में अजीब सी संवेदना उत्पन्न होती है। सर्पेंट वो सांप होता है जिसका आकार बड़ा होता है, और बड़े सांप की जब चर्चा की जाती है या पढ़ने के बाद पाठक उसकी कल्पना करता है तो उसके मन में एक अजीब सी संवेदना उठती है, या उसकी कल्पनाओं में एक बहुत विशालकाय सांप आने लगता है, और उसके बाद जो उसकी भावनात्मक स्थिति होती है वो थोड़ी सी नॉर्मल से हट करके हो जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि तीर्थयात्री जब जा रहे थे तो वो किस तरह से सांपों को देख करके या सांपों के विषय में चर्चा कर रहे थे, जिससे कि तीर्थयात्रियों के मन पर थोड़ा थोड़ा प्रभाव उत्पन्न होना शुरू हो गया था। गोट्स, अ स्मॉल एनिमल विद हॉर्न्स रेयर्ड फॉर मिल्क एंड मीट। सींगों वाला एक छोटा पशु जिसे दूध या मांस के लिए पाला जाता है, बकरी। यहां पर जो मुख्य उद्देश्य है वो तीर्थ यात्रा है, लेकिन जो चर्चा चल रही है, द पॉइंट ऑफ डिस्कशन डेविएट्स फ्रॉम द पिलग्रिमेज टू व्हाट द फार्मर्स आर बाइंग एंड सेलिंग, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द मार्केट, and then it moves on to serpents, and then it moves on to the goats. That is, the diversion or the deviation is increasing by and by. Sage, a profoundly wise person, a person famed for wisdom, someone venerated for the possession of wisdom, judgment and experience. विद्वान व्यक्ति, संत, ऐसा व्यक्ति जिसका सम्मान उसकी विद्वता, विवेकशीलता, निर्णय शक्ति तथा अनुभव के लिए किया जाता है। Here we have to note one point, and that one point is that here the poet satirizes the fact that they were busy wasting their time on rubbish talking like that of serpents and goats. They talked about the cities visited by the sages, not the messages that had been imparted. यहाँ कवि ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है। उन्होंने अपनी कीमती समय सांप और बकरियों की चर्चा करके नष्ट कर दिया। कवि ये बता रहे हैं कि तीर्थयात्री तीर्थ पर निकले हैं, लेकिन उनकी चर्चा का विषय क्या है? किसान है, फसल है, पैदावार है, मार्केट की स्थिति, बाजार की स्थिति क्या है, सांप है, बकरियां हैं। उन्होंने उन स्थानों की बात की है जहां, उन 3 स्थानों की जहां संत आ गए और संतों ने उन स्थानों को विजिट किया, लेकिन संतों के प्रवचन और ज्ञानवाणी की कोई चर्चा यहाँ पर तीर्थयात्री नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, स्पेशली जब पोएम की एनालिसिस हम करते हैं। व्हेन वी राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, this content is very important for students, because here he shows that the pilgrims are talking about the cities and the cities that were visited, but not the message that was imparted by the saints. So this is how our priorities start reflecting, that we actually move a bit away from our intellectual self or from our sublime self. Howsoever we begin a mission on a sublime note,
But because of our nature, because of our human flaws, we deviate from the mainstream. यहाँ वो बहुत अच्छे से ये पॉइंट आउट करते हैं कि हम किसी भी मिशन की शुरुआत तो बहुत ऊंचे स्तर पर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम ऊंचे स्तर के बावजूद उससे थोड़ा सा 1 डिग्री अगर टिल्ट हो जाते हैं तो धीरे धीरे हम उससे बहुत दूर चले जाते हैं. So these were the first 2 stanzas of the poem. The 3rd and 4th stanzas will be covered in the second video. Kindly see the second and the third videos. यहाँ हमने पहला और दूसरा स्टैंजा देखा था. इसके बाद तीसरा और चौथा स्टैंजा वीडियो नंबर 2 में देखने को मिलेगा. आप वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 भी देखें, क्योंकि ये पूरी पोएम 3 वीडियोस में कवर की गई है. धन्यवाद. थैंक यू.